हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि जिस शिफ्ट से ईवीएस का क्वेश्चन सेट कर रहा है सीटेट, उसी शिफ्ट का मैं आप सभी के सामने मैथ पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं 2 सेशन कराने वाला हूँ, एक मैथ पेडागोजी का और एक हिंदी पेडागोजी का। 2 सेशन होगा आपका, क्योंकि इस सेशन से आपका ईवीएस काफ़ी, मैं जितना शिफ्ट मैं देखा हूँ बहुत सारे मैं देखा और सभी का प्रतिक्रिया देखा, तो ईवीएस का जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना, इसी शिफ्ट से उठा उठा करके डाला था। और ईवीएस मैं इसका करा दिया हूँ, लगभग 4000 स्टूडेंट तक देखे हैं उस ईवीएस सेशन को। काफ़ी लोगों ने उसको सराहना भी किया कि हाँ इसी से आया है। तो उसी शिफ्ट का मैं क्या किया कि आज मैं आप लोगों को मैथ और हिंदी पेडागोजी कराने जा रहा हूँ। कहीं अगर इससे आया तो बेटर होगा, नहीं आया तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा कि ऐसे सोल्व करना है मैथ पेडागोजी को और ऐसे सोल्व करना है हिंदी पेडागोजी को, और भी समझ के साथ काफ़ी बेटर तरीका से, ट्रिक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं भाई। आप तो मेरा समझ लिए कि मैं क्या करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 3 के गणित के अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिया। आप लोग देखिए जरा इस प्रश्नों को। प्रश्न देने में तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, खाली स्थान छोड़ा गया है ताकि बच्चा लोग बनाए, ठीक है। अब रही बात कि भाई इसको पढ़े और उसके बाद आंसर दे। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्यपत्रक वर्कशीट हल करने के लिए दिया, जिसमें समरूप प्रश्न थे, माने एक जैसा इसी प्रकार से सेम प्रश्न, उसको कहते हैं समरूप प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त है? चलिए कौन सा प्रश्न दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? जब भी समरूप प्रश्न दे, मेरे प्यारे साथियों सुन लीजिए, जब भी समरूप प्रश्न दे, समरूप प्रश्न मतलब कि 2 + 4 = 6, तो 2 + 6 = 8, इसको कहेंगे समरूप प्रश्न। तो समरूप प्रश्न में होता क्या है कि कार्य ड्रिल अभ्यास पर आधारित है। ड्रिल अभ्यास माने एक ही चीज का हो रहा है, समरूप माने क्या? ड्रिल अभ्यास। तथा प्राथमिक स्तर पर इसको क्या करना चाहिए? ड्रिल अभ्यास को हतोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, कभी भी समरूप प्रश्न हो रहा है तो क्या है? ड्रिल अभ्यास है, और ड्रिल अभ्यास नेगेटिव होता है, इसलिए उसको हतोत्साहित करना चाहिए। आप समझ में आई ना बात? तो आपका उत्तर सबसे बेटर ये ही जाएगा, बाकी कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि समरूप प्रश्न ड्रिल अभ्यास को ही कहते हैं। अगला प्रश्न, भाई गणित के संदर्भ में क्रियात्मक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है? क्रियात्मक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है? तो अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना। लेकिन भाई आपको बोल रहा है बी वाला ऑप्शन में कि प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण याद न हो जाए। तो बात तो गलत बोल दिया। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की अवधारणा को अधिगम, तो मेरे दोस्तों पाठ्य पुस्तक ही गलत होता है। स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना, तो मेरे दोस्तों यहाँ सबसे जो बेटर होगा कि अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों के द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना ही करके सीखना हो जाएगा, या स्वयं के द्वारा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सबसे बेटर ए में जाएगा। अब अगला है कूट दिया हुआ है, तो कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। मैंने आपको ट्रिक बताया, आंकड़ों का क्या होता है यही देखना है आज इस वीडियो में कि आंकड़ों के बारे में क्या होगा। आंकड़ों का निरूपण होता है दोस्तों, आंकड़ों का विश्लेषण होता है, आंकड़ों को एकत्र किया जाता है, लेकिन आंकड़ों का संग्रह नहीं किया जाता है। इस बात को माइंड में गांठ बना ले। आंकड़ों का एक और होता है सर्वेक्षण होता है, आंकड़ों का एक और होता है प्रबंधन होता है, लेकिन कभी भी आंकड़ों का संग्रह नहीं किया जाता है। मेरे दोस्तों ये बात गलत बोला, इसलिए आपका उत्तर ए, बी और सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार आप अपने दोस्तों को, आप जो आपके फ्रेंड है उनके पास शेयर कर दीजिए और उनको बुला लीजिए। और ये शाम के सभी को मैं गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। उनका जो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जो देने जाने वाले हैं, घबराए नहीं। अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं तो उस प्रकार से यदि आप हल करते हैं तो शायद आपको कम ही प्रॉब्लम होगा, काफ़ी अच्छा तरीका से आपका एग्ज़ाम बीतेगा। और कभी भी आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव बात नहीं सोचे और घबराए नहीं। सीटेट कहता क्या है दोस्तों, सुन लीजिए मेरी बात। एग्ज़ाम के समय में प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाई अपने आप को मोटिवेट रखना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप अपने आप को हतोत्साहित महसूस करेंगे तो एग्ज़ाम सही नहीं जाएगा। तो सीटेट में आपको क्या करना है, संतुलित उत्तेजना। सीटेट बोलता है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। आप अपनी उत्तेजना को संतुलित रखें, कोई भय नहीं होनी चाहिए, आपका सीटेट एग्जाम बेटर बीतेगा। माइंड शांत रहेगा तो क्वेश्चन समझेंगे और जवाब भी दे करके आइएगा आप लोग। आइए प्रश्न को करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणित अन्वेषण सहायता करती है और छात्रों को संलग्न करने में सहायता करती है। प्रौद्योगिकी जो गणित होती है, संलग्न माने एक साथ जोड़ने में सहायता करती है। अतः कैलकुलेटर का उपयोग अनुमत विद्यालय के सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। मैंने दोस्तों केवल कॉमर्स में ही दिया जाता है कैलकुलेटर का प्रयोग के लिए। पेपर पेंसिल आपका गलत जाता है तो इसलिए नहीं करेंगे। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को माने सुधारने के लिए किया जाता है। तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि गणित अवधारणा को सुधारा जा सके दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आपका सबसे बेटर जो है आपका उत्तर सी होगा। आप कहिए सर तकनीक तो गलत जाता है, आपने तो बार बार बोला कि तकनीक गलत जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या बोला कि आप अपने माइंड को शांत रखें, क्वेश्चन को पढ़े। यहाँ क्वेश्चन में बोला है प्रौद्योगिकी गणित, प्रौद्योगिकी मतलब होता है तकनीक वाला, तो तकनीकी का उपयोग है कि नहीं है। तो आप अपने आप को और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख करके आप हतोत्साहित हो जा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन सिलेबस से नहीं आ रहा है। मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान दें, 5 नंबर का क्वेश्चन ही इधर उधर से पूछ रहा है, बाकी सारे प्रश्न आपको आप जो पढ़े हैं वही है, लेकिन आप उसको रिवीजन नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से हार्ड लग रहा है। तो घबराए नहीं और YouTube वाले के फेर में पड़ के अपने आप को बर्बाद ना करे। देखे लेकिन उसको देख करके डरे नहीं। ठीक है, यूनिसेफ समर्थित पर पहला बाला का फुल फॉर्म। दोस्तों फुल फॉर्म का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को पूरा मिलेगा फुल फॉर्म। तो एक वीडियो में मैं आपको जारी करके बता दूंगा फुल फॉर्म क्या क्या पूछेगा, तो आप जवाब देखिएगा, एक वीडियो जारी करूंगा। तो बाला बोले तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड बाला का फुल फॉर्म होता है, और जिन लोगों ने बी किया उनका सही किया। ठीक है, तो फुल फॉर्म वाला अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ चाहिए, फुल फॉर्म का वीडियो बना दीजिए, तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो पैटर्न मैंने आपको बताया था अपने विद्यालय में, मैंने किया था उस समय में। देखिए पैटर्न अनिवार्य भाग है जो सृजनात्मक कला को विकसित करता है। बच्चे में गणित, उच्च गणित में भाग लेने के लिए, उच्च गणित आपका गलत हो गया, फर्स्ट तो सही जा रहा है, लेकिन भाई इससे भी बेटर कहीं मिल जाए तो हम उसको करेंगे। हाँ, पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि छात्रों के पहेलियाँ का हल करने के लिए नहीं होता है पैटर्न, कभी भी पहेली के लिए पैटर्न नहीं बना हुआ है। छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, इससे बेटर नहीं हो सकता है कुछ। तथा संख्या और संक्रिया जो होता है काफ़ी बेटर होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, गुणों को समझने में सहायता करता है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगला है, काफ़ी लॉन्ग है लेकिन मैं कराऊंगा अच्छे से प्रेम से,
कि कक्षा 3 के आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमाना जैसे संकल्पना समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना, देखिए कितना सारा बात हो रहा है, इत्यादि के लिए उनकी प्रगति रिपोर्ट लिपिबद्ध किया। और इस प्रकार के आकलन के प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगा भैया। आपको यहाँ लेकर के नेगेटिव बात बोल दिया, ऊपर से बहुत बड़ा बाउंड्री बना था, नीचे लेके नेगेटिव कर रहा है इसको, क्या करिएगा। तो प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षणिक योजना विकसित करना सही है, नेगेटिव खोजना है। विद्यार्थियों को अंक प्राप्त करने के वरीयता क्रम में अंक के वरीयता क्रम आपका गलत जाता है और नेगेटिव क्वेश्चन होने के कारण आपका यही सही जाएगा। अगला ऑप्शन भी देखिए कि विद्यार्थियों द्वारा गलत जवाबों को प्रश्नों को समझने के लिए, अच्छी बात है, विद्यार्थियों का अभिवृद्धि समझने के लिए, सही बात है। तो भाई नेगेटिव खोजना था तो नेगेटिव मारेंगे। अब रही बात, सुनिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा है और प्रत्येक शिफ्ट में इसको डालता है, इसलिए मैं इसको प्रेम से करा रहा हूँ कि एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है। सुनिएगा, मैंने 2 है तो छोटा है, 3 है तो बड़ा है, उसको ये समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों छोटा वाला बड़ा होता है बटा में, क्योंकि 2 3 से क्या है, छोटा है। तो इस भ्रांतिया के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी कम मददगार होगी। कम बोल दिया भाई, मजा ही खराब कर दिया, ये मजा खराब कर दिया। तो बच्चे के व्याख्या देना और विभिन्न हर के बड़े बड़े होने के अर्थ के विभिन्न अर्थ भिन्न का छोटा होना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे व्याख्या देने से वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो ये गलत हुआ। तो यही मार के आ जाइए आप, क्योंकि नेगेटिव कर दिया, मजा किरकिरा दिया पहले ही। वास्तविक जीवन वाला तो सही जाता ही है, अच्छा जाता है, ठीक है। पेपर को फोल्डिंग करके पढ़ाना है, भिन्न में चित्रात्मक रूप दे करके पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन मेरे दोस्तों मजा ही किरकिरा दिया वो। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। ऐसे ही वहाँ क्वेश्चन पढ़वा देगा और आप जवाब आप पॉजिटिव जानते हैं, नेगेटिव पूछ देगा। तो उसमें भी काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं। कह रहा है कि स्वतः शोध ह्यूरोस्को शब्द का अर्थ क्या है। ह्यूरोस्को का अर्थ आपको नोट करना पड़ेगा। ह्यूरोस्को मतलब होता है स्वतः शोध, माने अपने से शोध करना, खोज करना। तो ह्यूरोस्को मतलब होगा खोज करना, ठीक है। स्वतः शोध, शोध मतलब क्या होता है, खोज करना। आप इसको नोट कर ले, ह्यूरोस्को का मतलब होता है स्वतः शोध या खोज करना। ये तीनों बात नोट करें, तब आप एग्जाम में गलती करके नहीं आएंगे। सुश्री जेनी कक्षा 2 के अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और 3 इकाई निकालनी है। देखिए 3 दहाई 30 और 3 इकाई 3, तो 30 में से 3 निकालनी है। तो एक बच्चा जवाब दिया कि उत्तर क्या दिया कि 0 होगा। 3 दहाई और 3 इकाई निकालने के लिए तो 27 होना चाहिए, लेकिन बच्चा समझा 3 में से 3 घटा दिया। बच्चा ने जवाब दिया कि 0 होगा। तो त्रुटि के संशोधन के लिए यदि आप टीचर है तो किस पर बल दीजिएगा। अपने आप को टीचर मान के जवाब दे, तभी आप सही कर पाइएगा। क्या करिएगा, अभ्यास के लिए इसी प्रकार से ज़्यादा प्रश्नों को देना। भाई ऐसे देंगे तो गलतियाँ तो हमेशा करेगा, उसको भाई बताना है। पहले योग की संक्रिया सुदृढ़ करना, फिर व्याकरण। मेरे दोस्तों योग और फिर व्याकरण को बढ़ावा, यहाँ जोड़ घटाव की बात ही नहीं हो रही है। अगर घटाव की बात हो रही है तो जोड़ वाली बात क्यों बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न क्रियाशील अनुभव को स्थानीय मान के उदाहरण, क्योंकि उसको 3 दहाई और 3 इकाई बुझा ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है उसको, तो स्थानीय मान नहीं आ रहा है, तो स्थानीय मान सुदृढ़ करेंगे, ठीक है, स्थानीय मान सुदृढ़ करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, और प्रश्न कहता है, चलिए काफ़ी आप लोग का अच्छा है, कि निम्नलिखित में कौन सा समय मापने का कौशल नहीं है। मेरे दोस्तों समय मापने का कौशल हो गया घड़ी में समय दिखाना, ये तो सही है। एक घटना की अवधि ज्ञात करना कि कब हुआ था।
समय मापने की अलग अलग इकाई के बीच संबंध स्थापित करना सही है। रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। मेरे दोस्तों, रात में अगर तारा का स्थिति का अनुमान लगाइए, ये तारा यहाँ रहेगा तो इतना बज रहा है, लेकिन कल देखकर देखिएगा तो वही तारा गायब रहेगा। ठीक है, तो तारा देख करके समय की स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यही आपका उत्तर होगा। हस्तकौशल सामग्री प्रतिमान स्थित चित्र और लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां, संदर्भ, ऐसी 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करता है। बताए ये कहाँ कहाँ आता है? चित्र, लिखित संकेत, मौखिक, लिखित भाषा, वास्तविक संसार, ये सब बताए किस में आएगा? काफी मजेदार क्वेश्चन दिया है। तो ये सब गणित के विचार है, 5 तरीके हैं गणित के, तो गणितीय विचार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पहेलियां हल करना सहायता होता है। भाई पहेली हल करने से क्या सहायता मिलेगी आपको? आपके माइंड का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है ना? तो कक्षा में प्रतिभाशाली को पहचानेंगे कि कौन बच्चा तेज है, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। मनोरंजन करेंगे, मैथ के पहेली से बच्चा मनोरंजित होगा नहीं, समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए इससे बेटर कुछ है ही नहीं। आपका सबसे बेटर सी हो जाएगा। वेन के ज्यामितीय विचार के सिद्धांत में प्रतिमान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण स्तर आपका 1 स्तर को कहते हैं और चाक्षुषी स्तर 0 को कहते हैं। तो विश्लेषण वाला स्तर बताना है कि कौन सा सही जाएगा। तो सीमा जानती है कि बहुभुज की 2 भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको विश्लेषण का एक ट्रिक बताता हूँ जो जीवन में आप कभी गलती नहीं करिएगा। एक तो आता है आंसर में भुजा, दूसरा आता है कोण के बारे में कहे। ठीक है, तो वह डिफिनिट रूप से विश्लेषण स्तर के अंतर्गत वो आएगा ही आएगा। तो आप डिफिनिट रूप से करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भुजा, कोण और शीर्ष कोण भी कहेगा और कहीं कहीं विकर्ण भी बोलेगा। ठीक है, तो ज्यामिति के जो भी अंग है, पार्ट है, उसके बारे में यदि बोलता है तो विश्लेषण स्तर वो जाता है। अब इससे कुछ बेटर नहीं बता सकता हूं मैं। फोन बज रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में कौन सा अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? अधिगम में लैंगिक पक्षपात किस में हो रहा है भैया? पक्षपात। तो एक भाई रूढ़िवत वाला क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बार बार, आप लोग YouTube देखते हुएगा आपको खुद पता होगा कि काफ़ी बच्चों ने बोला कि एक रूढ़िवत वाला क्वेश्चन आ रहा है, पक्षपात वाला क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं इस सेशन को रखा कि इस सेशन से EVS जो है पूरा का पूरा डाल दिया है अभी तक। कहीं अगर इसका आगे का डाले तो पक्षपात वाला आपका आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर ही आता हूँ कि लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय प्रयास को दिया जाता है। तो भाई दोनों में अलग अलग कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पक्षपात वाली बात हो गई। तो आप इसको करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आइए भैया आपका इस सेशन का हिंदी, क्योंकि भाई इस सेशन से EVS पेडागोजी पूरा का पूरा आपके शिफ्ट में पूछा है और काफ़ी लोगों ने, मैं उस वीडियो को जारी किया, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा और वहाँ पे कमेंट भी आया कि हाँ सर इससे आया है। तो चलिए इसका हिंदी करा देते हैं, मैथ करा दिया तो हिंदी भी साथ साथ करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि बच्चे में मातृभाषा विकास को समानता माना जाता है। बताए मातृभाषा के विकास को समानता क्या मानेंगे? तो अगर मातृभाषा में क्या होता है तो भाषा का अर्जन करते हैं। कोई भी अगर भाषा का अर्जन करना हो मेरे साथियों तो भाषा का, मातृभाषा सबसे बेटर माना जाए। ठीक है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानी क्या है? मेरी बात ध्यान से सुने। कहानी की बात करें तो नैतिकता के लिए नहीं दोस्तों, दोहराव के लिए आपका गलत है। और अपने समाज के बारे में, जरूरी नहीं है कि अपने समाज के लिए ही कहानी सीखे। भाषा सीखने हेतु निवेश, आरंभिक माने शुरुआत में जो भी कहानियाँ होती है वह भाषा सीखने का निवेश का काम करता है शुरुआत में।
आगे चल के धीरे धीरे जानकारी होती चली जाती है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है। देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं आप। और जब शिक्षार्थी इन शब्दों का ध्यान देते हैं और उन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में उन्हें और अधिक शब्दों देती है तथा इन विशेषताओं बताने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है, तो अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? दोस्तों कितना बड़ा बात बोला, इसको खिचड़ी बोल दिया बना बना करके। सही से क्वेश्चन पूछने का तरीका ही नहीं है। इसको सीधा बात बोलना चाहिए कि ऊपर जो दिया हुआ है ये शब्द क्या है, विशेषण कहलाते हैं, तो ये बताने की रणनीति क्या कहलाती है, ऐसे पूछना चाहिए उसको। लेकिन उसको तो है घुमा देना है, तो क्या होगा, ये सब विशेषण कहलाते हैं, तो ये रणनीति क्या कहलाएगी, व्याकरण कहलाएगा क्या? नहीं, विशेषण शिक्षण नहीं कहलाई। क्या होगा, सचेतना में वृद्धि होगी। इसको देख करके रंगीन जो भी चीज बात है, तो सचेतना में वृद्धि, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आपका उत्तर भी चला जाएगा। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को बड़ी प्रवृत्ति मानती है? बताए, दोहराव वाली बात क्वेश्चन कर रहा है। मैं आपको कहूँ कि कभी भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़े किसके बारे में बोला है, जिसमें बोला है दोहराव के बारे में कौन सी प्रविधि मानी जाती है, बताए आप। दोहराव में, तो दोहराव वाले में व्याकरण अनुवाद होगा क्या? नहीं होगा। समूह भाषा शिक्षण होगा? नहीं। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण नहीं, श्रव्य भाषावाद कहलाएगा। कह रहा है कि दोहराव वाले अभ्यास को एक प्रविधि मानी जाती है। कौन सी प्रविधि मानी जाती है? तो श्रव्य भाषावाद। कोई चीज को अगर दोहरा रहे हैं तो उसको क्या करेगा, सुनना पड़े ना। आपका उत्तर हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दोहराव वाले अभ्यास को या विधि को क्या कहते हैं? तो श्रव्य भाषावाद कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं। बहुभाषिकता है मेरे दोस्तों, बहुभाषिकता क्या है? जितना संभव हो उतनी भाषा सीखना। लेकिन भाई इतना भी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो ये सब गलत हो जाएगा आपका। केवल मातृभाषा गलत। मातृभाषा भाषा में आरंभ करके विद्यालय में भाषा जोड़ने की ओर बढ़ावा देना, माने मातृभाषा को ले करके और जो विद्यालय में भाषा उससे जोड़ देंगे तो बहुभाषा हो जाएगा। इससे बेटर हो ही नहीं सकता क्या? तो आप यही करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ावा देना, तो भाई अंग्रेजी फिक्स हो गया ना कि अंग्रेजी पढ़ा रहा है। चलिए, हिंदी भारत की क्या है बताए आप लोग? राजभाषा है, बहुत अच्छी बात है। और अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी वह सह राजभाषा है, याद रखिएगा। अगला है कि भाई शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने की त्रुटियां को समझना चाहिए, उनके सीखने में बाधा के रूप में। भाई अगर त्रुटियां कर रहे हैं तो क्या त्रुटियां बाधा है क्या? आप लोग बताएं, क्या त्रुटियां बाधा है क्या? नहीं दोस्तों। त्रुटियां क्या समस्या है क्या? नहीं दोस्तों। त्रुटियां क्या सुधारने के लिए संकेत है क्या? नहीं, त्रुटियां सीखने का संकेत है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो वहां पे आपको सीख मिलता है कि हाँ ये गलती कर दिए, जीवन में दोबारा हम गलती ऐसे नहीं करेंगे। तो त्रुटियां क्या करता है? संकेत प्रदान करता है कि भाई इसके बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। अगला है, शिक्षार्थियों एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, तो यह उपागम क्या कहलाता है? कई चरण से लेख अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत सारे चरण से गुजरेंगे। तो भाई लिखने वाली बात हो रही है, लेख लिखना। लिखना क्या है? प्रक्रिया उपागम है। मैं आपको ट्रिक बताया हूं, कभी भी आएगा लिखना तो लिखना एक प्रक्रिया उपागम है, ना कि उत्पाद है। याद रखिएगा, लिखना क्या है? प्रक्रिया उपागम है। चलिए, आपने आरंभिक वर्ष में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं घिसा। देखिए दोस्तों, बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो आड़ी तिरछी लाइन घिसते रहता है, उसको कहते हैं कीरम काटे। क्या कहते हैं? कीरम काटे। और कीरम काटे को ही मेरे दोस्तों बोलते हैं
प्रारंभिक साक्षरता के अंतर्गत इसको रखते हैं। स्क्रिबलिंग नहीं होगा, कीरम काटे को ही स्क्रिबलिंग कहते हैं, याद रखिएगा। आप लोग जो बता रहे हैं सही जा रहा है, लेकिन मेरे साथियों यह जो अवस्था होता है, अवस्था के बारे में पूछा है तो प्रारंभिक साक्षरता की अवस्था में रखा जाता है। आप बी करिएगा तो ठीक जाएगा। तो आपको मैं बहुत सारा उत्तर बता देता हूँ, सुन लीजिए कैसे पूछेगा। आड़ी तिरछी लाइन बहुत सारा घिसता है, उसको कीरम काटे कहते हैं या स्क्रिबलिंग कहते हैं, और इसी को प्रारंभिक साक्षरता के अंतर्गत में रखा जाता है। अवस्था क्या है, अवस्था पूछा है तो आपका उत्तर भी पड़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का आकलन है? आप सभी को पता है कि सीखने का आकलन कहे तो रचनात्मक आकलन, इससे बेटर कुछ है ही नहीं इस ऑप्शन में। बहुत अच्छा है जिन लोगों ने सी किया। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न कि यदि एक बालक किसी भाषा का अच्छा एवं पाठ अच्छी पठिका है तो दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है या सकती है। जब वह दूसरी भाषा सीखता है तो इसे जानना जाता है क्या चीज के रूप में? बताएं। देखिए, अगर दो भाषा की बात करें तो कौशल का अंतरण हो जाता है, अंतर पाया जाता है। तो ये हो गया आपका कौशल का अंतरण दो भाषा में। क्षमता, रणनीति और उच्च स्तरीय आपका गलत जाएगा। भाषा सीखने के प्रतिफल, मेरे दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, सरकारी टीचर हूँ, और आप लोग जब टीचर बनेंगे सीटेट पास करके, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में डील करना चाहता हूँ। तो जब आप टीचर बन जाइएगा तो देखिए ट्रेनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इन सर्विस ट्रेनिंग, एक आउट सर्विस ऑफ ट्रेनिंग। तो इन सर्विस ट्रेनिंग माने सर्विस के बाद जब आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग सरकार कराती है। तो उसी ट्रेनिंग में मैं डाइट संस्थान में गया था ट्रेनिंग करने, 5 दिन के लिए मैं नहीं था आप लोगों के सामने। उसमें यही क्वेश्चन केवल चला था, सीखने के प्रतिफल। ये क्वेश्चन इतना हिट है ना, सीखने के प्रतिफल, क्योंकि इसके बारे में सरकार पूरे 5 दिन ट्रेनिंग कराया, सीखने के प्रतिफल, सीखने के संकेत, है ना, इसी के बारे में 5 दिन ट्रेनिंग चला है दोस्तों, अब रख करके ट्रेनिंग कराया। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेट में। तो सीखने के प्रतिफल क्या है आपको बताइए। मैं आपको बताता हूं कि वे दक्षता जिनमें विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शन करना चाहिए। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल मतलब होता है रिजल्ट, माने पढ़ाई करने के बाद जो रिजल्ट आती है, जैसे कि आप सीटेट एग्जाम दे करके आए, उसके बाद जो अब आपका रिजल्ट निकलेगा वही आपका सीखने का प्रतिफल है कि आप कितना पढ़ पाए हैं और आपका प्रतिफल कितना मिला है, वही है। और इसके बारे में आपको ट्रेनिंग करना है, सीटेट निकाल करके आपको भी ट्रेनिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छा तरीका से मिलता है ट्रेनिंग। चलिए, निम्नलिखित में कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है? सुनिएगा, 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को सीखने को बेहतर करने के लिए, अच्छी बात है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। तो शिक्षकों के शिक्षण में, भाई आगे भी देख लेते हैं, ये बात गलत बोला है, लेकिन शिक्षकों के शिक्षण के लिए नहीं होगा उपचार, ये बात तो गलत बोला, लेकिन भाई आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कूट के हिसाब से जवाब सही जाता है। आगे कहीं इससे ज़्यादा नेगेटिव मिल जाए तो उसको नहीं मारेंगे। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए है। मेरे दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण बच्चा को समझने के लिए नहीं है, बल्कि उपचार करने के लिए। तो ये बात जो बोला आपका गलत बोला। उपचारात्मक शिक्षण अभिभावक के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों में सुधार की क्यों आवश्यकता है। अभिभावक के लिए नहीं दोस्तों, अभिभावक के पास अगर उपचार करने जाइएगा तो मुंगड़ी से मारेगा। तो सबसे बेटर आपका ए और बी ही करिए, बस इसी से संतुष्टि करिए। अगर ए बी सी रहता तो हम सी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कोर्ट के हिसाब से जवाब देना मजबूरी है सीटेट के अनुसार। क्वेश्चन क्या कहता है? एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में 5 समूहों में बांट दिया।
सुनिएगा, जिनमें प्रत्येक समूह के 5 विद्यार्थी है और उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि, आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। 5 समूह में बांट दिया। अब बोला कि घर के बारे में ढूंढो, विद्यालय के बारे में ढूंढो, सड़क के बारे में ढूंढो, भूमि, आकाश शब्द के बारे में ढूंढो। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 ढूंढे और अन्य समूह के साथ साझा किए। अध्यापिका ने शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई? माने ये टीचर क्या कर रही है? ढूंढवाने का जो काम कर रही है, तरह तरह के क्या कर रही है टीचर? तो मेरे दोस्तों, घर जो हो जाएगा आश्रय हो जाएगा, परिवार, समाज, विद्यालय इसमें आपका हो जाएगा। तो ये थीम आधारित शब्दावली है, जितना भी दिया है इसमें आपका होगा थीम आधारित शब्दावली। इससे बेटर खराब चीज़ यहाँ पे है, नियामक है, वर्गीकरण नहीं हो रहा है, सब सबसे बेटर थीम आधारित मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का लास्ट है और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, 2 सेशन मैंने कराया और 30वां मिनट चल रहा है। मैं आपका समय भी नहीं लेता हूँ ज़्यादा, 30 मिनट, वो भी प्रेम से समझाया हूँ आप सभी को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो ख़त्म होगा तो। जैसे ही आपका वीडियो रुक जाए, शेयर अपने दोस्त के पास कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विकास है। रचनावाद का विकास क्या कहलाता है, बताएं दोस्तों। एक मैंने आपको ट्रिक नहीं, आप YouTube पर सर्च करके देख लीजिए, काफ़ी यूट्यूबर बना रहे हैं वीडियो कि एक रचनावाद का क्वेश्चन आ रहा है। तो रचनावाद का क्वेश्चन मैं कल से ही लगा हूं कि प्रत्येक सेशन में मैं रचनावाद का क्वेश्चन को शामिल करूं ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो रचनावाद का विश्वास है कि सीखना व्यक्तिगत विशेष है। व्यक्तिगत गलत हो गया, सभी शिक्षार्थी नहीं सीख सकते हैं, ये गलत बात है। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है, ये बात गलत बोला। सीखना सामाजिक निर्मित है, समाज के द्वारा निर्मित है। अब ये सर समाज में कौन कौन? तो आपका परिवार हो जाएगा, समाज में क्या हो जाएगा, समाज में परिवार हो जाएगा, समाज में आपका विद्यालय हो जाएगा। तो सीखना क्या हो जाएगा, यही ना होगा, परिवार, विद्यालय, समाज में ही ना होगा। तो आपका उत्तर डी हो गया। दोस्तों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ अंत समय में कि आपका कल्याण हो और आप सीटेट निकालें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।